Hello dear, once again warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है। In the last videos we have discussed over chapter number 2, that is civics, and today also we will discuss over here about chapter 2 civics, and that is for standard 8. Oh my god. Oh my god. This is for standard 8 and the video is for day 3. The video is for day 3. Our chapter's name is Ideals of Constitution. Ideals of Constitutions. In this video, we will discuss over secularism. The first topic is secularism and the second topic is डेमोक्रेसी। तो हम दो के बारे में अभी फिलहाल पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। वीडियो को पूरा देखें, काफी मजा आने वाला है। वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होती है उसे आप दबा लें ताकि हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हाँ, यदि कुछ समझ में नहीं आ रही है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। आपका आंसर हम वहां भी देंगे, या फिर व्हाट्सएप से जुड़े हुए वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां हम आपको आंसर देंगे। सर, लेट अस स्टार्ट ओवर हियर आवर टॉपिक, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मींस व्हाट? हो धर्मनिरपेक्ष। सर, ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष सर, किस बर्ड का नाम है, किस चिड़िया का नाम है धर्मनिरपेक्ष? तो सर, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म जो है हमारी इंडियन प्रीएम्बल में बहुत पहले जब बनी थी तो उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन अब हमारे इंडियन प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलरिज्म क्या फॉलो करता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या कि धर्म का सम्मान करना, रिलीजियंस का सम्मान करना, उसके बिलीफ का सम्मान करना, उसके फैथ का सम्मान करना, उसके कल्चर को सम्मान करना। आप नहीं समझ पा रहे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में द प्रीएम्बल सेज इंडिया इज सेक्युलर। हमारे इंडियन का प्रीएम्बल कहती है, मतलब प्रस्तावना कहती है, इसमें लोग पढ़ते हैं ना, याद हमने लास्ट वीडियो आपको याद करने के लिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़े थे। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, संपूर्ण लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में है, इंग्लिश में भी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो प्रीएम्बल से इंडिया इज सेक्युलर नेशन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इट मीन्स दैट देयर विल बी नो देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। ये बताइए, देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन्स, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाले हर एक लोग भारतीय हैं, यहाँ कोई उसके सिवाय दूसरा कास्ट नहीं है। आप समझ में आई हो? कुछ बातें समझ में आ रही है हम जो कहना चाह रहे हैं? ओके। उसके सिवाय भी, प्रीएम्बल के अलावे भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देती है, गारंटी देती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग रिलीजन्स। किसी भी धर्म को पालन करने का हमें अधिकार देती है। ठीक, हम उस धर्मों का प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उसके कल्चर्स को हम लोग पालन कर सकते हैं। हाँ, यदि आप एक एडल्ट हो चुके हैं, मतलब एक डिसीजन लेने लायक हो चुके हैं, तो आप अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट्स देती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स मतलब देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें एक फंडामेंटल राइट्स है राइट टू रिलीजियंस, है ना। तो गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी, यहाँ लिखा हुआ है
गवर्नमेंट के पास ये ड्यूटी है उनकी, ये उनका कर्तव्य है कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, किसी के जीवन, जो भारत में रहने वाले हर एक भारतीय हैं उनके लाइफ, उनकी लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसको बचाए, उसका सपोर्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा प्रदान करे, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। डिस्क्रिमिनेशन होता था भेदभाव, कास्ट बेसिस से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, कलर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए। मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशन के भी हम सभी को गवर्नमेंट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम सभी के राइट टू रिलीजन जो है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट्स गवर्नमेंट को है। ये राइट्स हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है। एनीवेज, डेमोक्रेसी के बारे में लास्ट वीडियो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा भी था। डे 1 में याद किया, जब चैप्टर 1 हम लोगों ने शुरू किया था तो वहां भी शायद वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि कहां से वर्ड डेफिनेशन आई, फिर डेफिनेशन का मतलब डेमोक्रेसी कहां से वर्ड आई, फिर डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो सकता है, उसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो सर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया एक शासन प्रणाली है। ये बात किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन का ये डेफिनेशन है, पूरे वर्ल्ड में आज भी इनकी डेफिनेशन पूरी प्रसिद्ध है। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की जाती है, रूल की जाती है। ओके, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें क्या होता है? इलेक्शन होता है, नेता भी यहाँ होता है। प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होती है और उस इलेक्शन में एक उसके कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं वोटों के आधार पर, और उस रिप्रेजेंटेटिव को यह अधिकार होता है कि उस जनता के लिए लॉज बनाए, पॉलिसीज लाए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो सोचे, नई पॉलिसीज लाए उसके डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रही है? हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी के एमपीज होंगे, एमएलए होंगे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो हमारे लिए लॉज बनाएंगे और पॉलिसी भी लाएंगे, और उसी पॉलिसी के आधार पर हमारा देश डेमोक्रेसी रूल ओवर किया जाएगा। समझ में आ रही है? ओके, यदि व्यक्ति जो 18 वर्ष का है या मोर देन 18 ईयर्स है, यदि वो 18 ईयर्स का है या मोर देन 18 ईयर्स है, तो उसको वोट देने का पूरा राइट्स हो जाता है आफ्टर 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के लोग को, तो उसके पास वोट देने का राइट्स हो जाता है। वो वोट डाल सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, साथ ही बहुत सारे उसको राइट्स भी मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। अब जनता के लिए अगर मान लीजिए उसके रिप्रेजेंटेटिव कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हैं, पॉलिसीज अच्छी नहीं ला रहे हैं, तो ज्यादा 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर में उसको हटा देंगे, उसको वोट नहीं डालेंगे। मतलब अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल। पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जैसा चाहेंगे उसके स्टेट में वैसा ही होने वाला है। That's why directly and indirectly power has already shared into the common people of India. तो my dear student, ये थे हमारे आज के टॉपिक। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और आपको यदि समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत है बेटा, तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका आंसर वहां देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।